हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। अब ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम लोग को पढ़नी है। तो देखिए, हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग का जो लेक्चर का फ्लो होगा, पहले हम समझाएंगे आपको कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है। फिर हम आपको सिखाएंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि भाई सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या चीज़ है ये सेंटर ऑफ मास, और क्यों पढ़ते हैं हम इसको। तो मान लीजिए, देखो आपने क्या किया, आपने लाइक ये पेन लिया, ठीक है, पेन को आपने ऐसे घुमा के ऐसे फेंक दिया। क्या आपको दिखाई पड़ा? अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि क्या किया आपने एक पेन लिया, ये पेन है, पेन को आपने घुमा के फेंका तो क्या हुआ, वो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, फिर अगली बार ऐसे टिल्ट हो गया, फिर अगली बार जो है वो ऐसे टिल्ट हुआ, फिर फाइनली वो ऐसे इस तरीके से करके आपके हाथ दूसरे के हाथों में पहुंच गया होगा, जिसको आप कैच फेंके होंगे, ठीक है, अपने दोस्त को। तो इस तरीके से गया। अब अगर कोई पूछे कि भाई यहां पे जो पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल का मोशन कैसा है, तो आप बोलोगे ये पार्टिकल एक तो ऐसा जा रहा है और दूसरा है कि ये पार्टिकल, ठीक है, ये जो बॉडी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बॉडी थोड़ा सा रोटेट भी कर रहा है। देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। या आप ऐसे ले लो कि ये पेन हमने लिया, ये पेन को हमने ऐसे घुमा के ऐसे फेंक दिया। अब ये घुमा के अगर फेंकूंगा तो समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, ये पहले ऐसे था पेन, फिर ये क्या हो गया, ये ऐसे आ गया, फिर अगली बार ऐसे हो गया, फिर अगली बार ऐसे हो गया, फिर अगली बार जो है ऐसे गया, फिर मान लो ऐसे टर्न ले लिया होगा, फिर ऐसे पहुंच गया होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल था ये गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये बॉडी तो ऐसे जा रही है, लेकिन ये पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे जुम 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 करके मूव कर रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं कि ये पेन हमने लिया, ये पेन लिया और इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे तो ऐसे फेंक दिया, तो ये पार्टिकल तो क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, और ये पेन क्या हो रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। तो मतलब अगर एक पार्टिकल की बात की जाए, एक पार्टिकल, तो उसका स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपको लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ये क्या कर रहा है, ये ऐसे भी लीनियर मोशन भी हो रहा है उसमें, और रोटेट, और वो क्या कर रहा है, स्पिन भी हो रहा है। तो दोनों को हम एक साथ कैसे पढ़ें, हमारे लिए समस्या थी, है ना। कि आपने तो न्यूटन लॉ पढ़ा था, उसमें आपने पार्टिकल मास लिया था। याद कीजिए कि न्यूटन लॉ जो था वो एप्लीकेबल था केवल पार्टिकल मास पे, और यहां तो क्या है, एक सिस्टम ऑफ मास है। तो सिस्टम ऑफ मास में जो पार्टिकल्स है वो तो अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v = u + at लगाओगे, कि s = ut + ½ at² लगाओगे, कि v² = u² + 2s लगाओगे। भाई ये सारे फॉर्मूले एक पार्टिकल पे है, लगता है, बॉडी पे नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? और वहां पे आपने उस बॉडी को ही एक पार्टिकल मान लिया था, तो वहां पे आप लगा पा रहे थे। यहां तो क्या हो रहा है, यहां पे बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, ये एक मोशन कर रहा है इस तरीके से पाथ, और लेकिन उसके पार्टिकल्स क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग मोशन कर रहे हैं। कोई जो है स्पिन कर रहा है, स्पिन करते हुए यहां तक पहुंच रहा है। तो समझ में आई आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है? भाई हम इस पे न्यूटन का लॉ लगाना चाहते थे, लेकिन न्यूटन का जो लॉ है वो तो वैलिड है किस पे, एक पार्टिकल पे। तो ये समस्या से बचने के लिए हमने बोल दिया कि कंसीडर कर लीजिए पूरे बॉडी का मास को कि एक पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं, यहां हम लोग लिख रहे हैं कि वी आर कंसीडरिंग द होल मास इज concentrated at a point। अब देखो ये पॉइंट पे सही में नहीं है, ठीक है, हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम उस पे न्यूटन के सारे नियम लगा पाए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई उस पॉइंट को जहां पे आपने माना है कि सारा का सारा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, उस मास को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास मे लाई और मे नॉट लाइज इनसाइड द बॉडी। अब है कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही होगा हमेशा, कभी कभी बॉडी के बाहर हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आप एक रिंग लेते हो, ठीक है, ये ऐसे रिंग ले लिया, रिंग में सारे मास कहां पे हैं, यहां पे हैं, यहीं पे होता है ना सारे मास, बीच में तो खाली होता है। रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, रिंग की बात कर रहा हूं।
तो रिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखा गया कि भाई सेंटर ऑफ मास जो इमेजिनरी पॉइंट है वो पॉइंट आता है इसके सेंटर पे, और यहां पे तो कोई बॉडी भी नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बाहर भी आता है अंदर भी आता है, ओके। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको न्यूटन के सारे नियम इस पे लगाने हैं, ओके। अब है कि आप कैलकुलेशन कैसे किए सर, ये सेंटर में बीच में कहाँ कैसे आया, कैसे आपने किया ये चीज? तो हम लोग अब इसी चीज को पढ़ रहे हैं। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं हेडिंग कि कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ओके। तो देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। सबसे पहली जो बात है वो है कि सेंटर ऑफ मास COM लिखूंगा मैं, सेंटर ऑफ मास को अब COM लिखूंगा। तो COM लाइज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। कब? when the body is symmetrical। समझाता हूं, सिमेट्रिकल बोलता है कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब समझ में आ रहा है कि बीच में आपने क्या कर दिया, मान लो लाइन खींच दिया, आपने बोला जितना जैसा इधर है वैसा ही उधर है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल लाइन हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि एक सर्कल है, सर्कल एक सिमेट्रिकल बॉडी है, आप बीच से लाइन खींच दीजिए। देखिए यहां से हमने लाइन खींचा, जैसा इधर है जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर। आपने बोला यहां से लाइन खींच दीजिए सर, हमने बोला ओके। यहां से भी लाइन खींचा, हमने बोला इस लाइन के उधर देख लो, इस लाइन के इधर देख लो। चीजें क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अगर है मतलब सिमेट्री बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर पे। कहां पे लाई करेगा? सेंटर पे। जरूरी नहीं है कि सेंटर उस बॉडी के अंदर आता हो कि नहीं आता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेंटर पे लाई करेगा। तो हमने किसकी बात की? हमने बात किया सर्कल का। अगर हम बात करें कि एक रिंग है हमारे पास, ये रिंग रहता है, रिंग में भी क्या हो रहा है कि बोल रहे हैं कि यहां से अगर आप लाइन खींच दीजिए तो इधर का जो पार्ट है वो इधर के पार्ट के बराबर हो जाएगा, ऐसा ऐसा। मतलब ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सिमेट्रिकल बॉडी है तो कहां लगेगा? सेंटर पे लगेगा। अगर ये एक स्क्वायर होता या रेक्टेंगल ले लो, चलो रेक्टेंगल होता, तो हम बोलते हैं जहां पे इसके डायगोनल कट होंगे, ठीक है, जहां पे आप इसके डायगोनल को कट करोगे, ये रहा, इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है वही है इसका क्या? सेंटर ऑफ मास, COM। यहां पे क्या हो गया? ये हो गया COM। कहां पे? यहां पे सेंटर। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में भी क्या होगा? वही चीज होगी कि जहां पे इसके डायगोनल कट करते होंगे एक दूसरे को, वही पार्ट क्या हो जाएगा? इसका सेंटर कहलाता है। और भाई उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये किसकी बात चल रही है? ये सिमेट्रिकल बॉडीज की बात चल रही है, ठीक है, जब सिमेट्रिकल हो। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बॉडी सिमेट्रिकल हो, हमको तो अनसिमेट्रिकल वालों की भी स्टडी करनी है। तो हम अपना सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज, ओके। अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टडी करना चाहते हैं, और यहां से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां से हमारे कैलकुलेशन वगैरह जो है यहीं से स्टार्ट होंगे। तो पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो मासेज दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में पहले सिखाने वाला हूं। हमारे पास दो मासेज हैं, मान लीजिए ये मास M1 है और ये है मास M2, ठीक है। ये है M1 एंड दिस इज M2, ओके। तो हम बोल रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? तो हम बोलेंगे यही कहीं पे, इन दोनों के लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, इसी के बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, M1 और M2 अगर बराबर होता तो सेंटर पे लाई करता, लेकिन M1 और M2 अलग अलग मासेज हैं, तो इस बार कितना होगा? समझ रहे हो? तो हम बोल रहे हैं कि कैसे होगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम पहले ले रहे हैं ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है। तो आपने बोला कि सर इसको हम ले लेते हैं R1 और इसको ले लेते हैं हम R2, ठीक है। ये दूरी को हमने कितना ले लिया? R2। और हमने बोला कि मान लीजिए उसका सेंटर ऑफ मास जो है यहां कहीं पे लाई करता है, यहां पे, ठीक है, यहां पे। तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज R। R क्या है? तो हम बोल रहे हैं कि जहां से हमारा लाइक हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से सबकी दूरी हम लोग ले रहे हैं। ये कितना है? R। यहां पे अपना सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, ओके। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होती है? हम बोलेंगे M1 प्लस M2 होता है। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यही होती है, M1 प्लस M2। मतलब टोटल मास, आपने पढ़ा है ना डेफिनेशन की, क्या होता है कि एक ऐसा पोजीशन जहां पे कंसीडर किया जाए कि पूरा का पूरा मास वहीं पे लाई करता है। पूरा का पूरा मास मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास दो बॉल का एक सिस्टम है तो टोटल मास क्या हो गया? M1 प्लस M2 हो गया, ओके। हम बोल रहे हैं कि यहां पे देखिए सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका यह है कि R वेक्टर किसका? हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का, इज इक्वल टू होता है M1 R1 प्लस
m2r2 वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ये, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई? वेक्टर है, वेक्टर में क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि r किसका, r हम लोग निकाले, अच्छा r का हम लोग ये ले सकते हैं क्या कि x y z, x i ऐसे लिख दो ना, x i y j और z k ऐसे लिख सकते हैं। तो बोलेगा भाई x बता दीजिए कितना होगा, तो हम बोलेंगे इसका अगर आप x निकालना चाहते हो, किसका, सेंटर ऑफ मास का, x ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप बोलेंगे कि m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। सिमिलरली अगर आप y चाहते हैं सेंटर ऑफ मास का निकालना, तो आप लिखेंगे कि m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तीसरा है कि z अगर आपको चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो सेम तरीका, m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का है। इन सारे फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग अलग अलग यहाँ पे सवाल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे ग्राफ है, y है और दिस इज x। मान लीजिए कहीं पे z भी होता है, z एक्सिस भी होता है। ठीक है, ये अपना z एक्सिस है, तो इसके लिए हमने ये चीज यहाँ पे लिख रखा है। ध्यान रहे, r1 वेक्टर मतलब क्या हो गया, उसमें तीनों कंपोनेंट आएंगे। r वेक्टर मतलब क्या हो गया, तीनों कंपोनेंट आएंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इस पे सवाल भी करना है, पहले आप इसको कॉपी करो। आइए तो अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे हमने 2 मास ले लिया। मान लीजिए ये m1 मास है, m1 मास की वैल्यू है 1 kg, और हमने एक मास ले लिया m2 जिसकी वैल्यू है कुछ भी ले लो, 3 kg ले लेते हैं। बोलता है इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM। ओके, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, तो बताइए। तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कितना है। अच्छा, दोनों के बीच में दूरी भी दी हुई होगी। एक काम कर लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी को 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है, तो हम बोल रहे हैं कि देखो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक्सिस मान लेते हैं। ये है अपना एक्स एक्सिस, ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास भी कहीं पे एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। कहीं वाई पे तो लाई नहीं करेगा, मतलब ऊपर में यहां तो कहीं नहीं हो सकता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो सकता है, इसी लाइन पे कहीं पे हो सकता है। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि हमको एक्स निकालने में इंटरेस्ट है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2। अब ध्यान रखिएगा, x1 और x2 जो है वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट से ये दूरी है, एक फिक्स पॉइंट से दूरी है। मान लीजिए वो फिक्स पॉइंट यही वाला है, यही वाला। ठीक है, ये है अपना फिक्स पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि x1 कितना दूर है, मास वही तो रखा है, तो x1 क्या हो जाएगा, 0। हम क्या कर लिए हैं, हम बोल रहे हैं कि वो जो फिक्स पॉइंट है जहां से आप मान रहे थे, जैसे आपने ग्राफ पे देखा था कि वो जो फिक्स पॉइंट था वो ओरिजिन माने थे, हम बोल रहे हैं यही है हमारा फिक्स पॉइंट, ये वाला मास। ठीक है, तो हम बोल रहे थे ठीक है, तो हमने बोला m1 और यहाँ पे हो गया x1 कितना है, 0। बताइए बेटा m2 कितना होगा, तो हम बोलेंगे m2 है 3 किलो, ये 1 था यहाँ पे, चलो खैर 0 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी रखो। हाँ, m2 के जगह पे 3 किलो और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर। डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, 3 + 1 दैट इज 4, मतलब 15/4 सेंटीमीटर आया है। अब ध्यान रहे, रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ है कहानी। ये 15/4 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 3 = 12 और बचा कितना 3 है ना, तो 7 4 = 28 बचा, तो यहाँ पे आ गया 5। हम बोल रहे हैं 3.75 किधर से, ध्यान रखिएगा, ऑरिजिन जहाँ से है, जहाँ से आप मान रहे थे फिक्स पॉइंट, वहाँ से दूरी लेनी है। तो वहाँ से दूरी 3.75 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया, तो हम बोलेंगे 3.75। कहाँ से, मास 1 से लिखेंगे सेंटर ऑफ मास इज एट 3.75 सेंटीमीटर फ्रॉम m1 मास। m1 मास से इतना दूर है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, आपने बोला कि नहीं सर एक काम करते हैं, हम ना इधर से लेंगे, 3 किलो वाले की तरफ से लेंगे, तो ले लीजिए, देखिएगा आंसर उसका भी सेम आएगा। कैसे, चलो करते हैं, यहाँ पे और करके लिख देता हूँ। हम बोल रहे हैं कि भाई इस बार ना एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना जो फिक्स पॉइंट है वो ये है, ये m2 है। तो हम बोलेंगे ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिखना भूल गए थे क्या, m1 + m2। ओके, x इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ओके, इस बार m1 जो है वो उस फिक्स पॉइंट से जो आप कंसीडर कर रहे हो, यहां पे लिख देता हूं कि लेट द फिक्स पॉइंट इज दिस a। यहां पे आपने फिक्स पॉइंट क्या लिया था, b। यहां पे आपने फिक्स पॉइंट क्या लिया था, फिक्स पॉइंट जो है अपना b।
ये आपकी मर्जी पे, आप कहीं भी आप कहीं इधर भी ले सकते थे, ठीक है। चलो आओ, तो हम बोल रहे हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे m1 मतलब 1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू 0, m2 कितना है 3, तो लिख देता हूँ 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। क्लियर है। तो आप बोलोगे 5/4, 5/4 का मतलब होता है 1.25 सेंटीमीटर। कहाँ से, m2 से, m2 वाली मतलब a पॉइंट से। हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम m2। क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? वैल्यू मत देख, ठीक है, वैल्यू देख के ये समझ कि ये पॉइंट कहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि इधर से 1.75 तो भी तो यही पॉइंट है ना, तो पॉइंट तो सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? इधर से वैल्यू कुछ है, इधर से वैल्यू कुछ है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। यही हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते थे कि सेंटर ऑफ मास इज एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम m2 मास। बोलो क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, कहीं आप यहां से भी लेते ना तो भी सेम ही आता। लेना है क्या? छोड़ो अच्छा, ठीक है। तो आ गया ये एग्जाम्पल अपना, एग्जाम्पल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हो गया यहां तक? कॉपी करो, कॉपी करो। अब देखो हमारे पास एक सवाल है, बोलता है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर में सारे साइड्स को हमने ए दिखा दिया है और हर जगह पे, हर कॉर्नर पे ना कुछ मासेज लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 2m लगा हुआ है, यहाँ पे m लगा हुआ है, यहाँ पे 4m लगा हुआ है और यहाँ पे 3m लगा हुआ है। तो आपको बोलता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, मतलब बेसिकली पोजीशन आपसे पूछ रहा है, वैल्यू नहीं कि सबको सर ऐड करके बता दिए कि 4 3 7 हो गया, 2 9 हो गया और एक 10 हो गया, 10m नहीं। आपसे पूछता है कि लोकेशन बताइए, ठीक है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास मतलब समझ में आ गया, पोजीशन। अच्छा, पोजीशन की बात चल रही है, ओके। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है सर, पोजीशन लेना है तो आप एक काम करें, ये तो ऐसा भी नहीं है कि लीनियर है, मतलब आपको यहाँ पे ना दो एक्सिस कंसीडर, दो आपको क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस कंसीडर करने होंगे। एक होगा y एक्सिस और एक हो गया x एक्सिस। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, आपके मर्जी के हिसाब से फिक्स पॉइंट आप मान सकते हो कहीं पे भी। मैंने एक जगह करके बताया आपको कि फिक्स पॉइंट इसको मानो, इसको मानो, आंसर सेम आता है। तो हम एक जगह मान लेते हैं फिक्स पॉइंट जहां पे आपको सुविधा होती है। तो हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट ये वाला है। अच्छा, फिक्स पॉइंट ये है। तो हम बोलेंगे कि भाई फिक्स पॉइंट अगर है तो आप बताइए कि पहले x निकालना चाहते हो, x ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो हम बोलेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। 4 मास है ना, तो 4 बार लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला में तो नहीं चिपके ना सर, 2 ही बार लिखेंगे सर हम, आपने तो 2 बार बताया था। देखो, तो m1 m2 m3 और m4 ऐसे लिख दिया। अब क्या हो गया, मास 1, मान लीजिए मास 1 किसको मान रहे हो, इसको मान ले 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब आपने बोला कि m1 इंटू x1, भाई m1 की जो दूरी है वो तो वहीं पे है, तो ये तो हो गया 0। m2 है 4m, तो हम बोलेंगे 4m और यहाँ पे x2 कितना है, x दूरी कितनी है, हम बोलेंगे x दूरी जो है वो a है, तो a लिख दीजिए। यहाँ पे m3 का x दूरी कितना है, समझ रहे हो, m3 ये है, इसका x दूरी तो इतना ही a ही होगा ना, तो हम बोलेंगे 3 इंटू a। समझ में आ रहा है? 3 इंटू 3m मत लिखो, 4m, अच्छा 4, चल 3m लिख देते हैं। मास जो है ना वो m के टर्म में दिया हुआ है, 4m, 4 किलो और 3 किलो नहीं है, 2m है, 3m है, ऐसे दिया हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम बोल रहे हैं m4 की दूरी बेटा, m4 x कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम बोलेंगे 0, कुछ है ही नहीं। देखो ना, इसका अगर कोऑर्डिनेट बताओगे तो क्या बताओगे, हम बोलेंगे कि y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। तो हम बोलेंगे 0 इंटू समथिंग, जो भी आएगा वो 0 रहेगा। नीचे क्या लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे 10m। टोटल मास कितना है, देखो 4 और कहाँ गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10, 10m। तो हम बोलेंगे x ऑफ सेंटर ऑफ मास अपना कितना आ गया, तो यहां से आ गया 7m अपॉन a अपॉन 10m। तो हम क्या बोलेंगे, m कैंसिल, मतलब आ गया 7a अपॉन 10। ठीक है, ये आ गया। अगला हम निकाल रहे हैं y के लिए, तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। फिर से फॉर्मूला क्या आएगा, y1 मतलब m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सब कुछ लिख दो यहाँ पे, 2 3 4 सब। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए 3m का क्या करेंगे, उसको तो 0 के साथ ही पुट करोगे। नाउ 2m भी क्या है, देखो 2m ये जो है ना, ये 2m नहीं सॉरी, जो सेकेंड मास चल रही है मतलब 4m। तो 4m का जो कोऑर्डिनेट है उसमें y देखो क्या है, x एक्सिस पे है, y 0 होता है, तो हम बोलेंगे ये भी 0 आ गया। अच्छा, नाउ इसके बारे में बताइए, इसमें y कितना होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो a, a होगा कि नहीं, समझो a, a होगा, तो y कितना है, a है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा अपना
m इंटू ए। ओके, अगला क्या है बेटा, अगला है यहाँ पे 2m। तो 2m का भी जो कोऑर्डिनेट है उसमें y पार्ट कितना है, तो हम बोलेंगे y पार्ट a है, तो हम बोलेंगे ये कितना हो गया 2m इंटू ए, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10m। अब आप सबको जोड़ दो, कितना आता है 3m अपॉन a बाई 10। तो ये कितना आ गया देखो, तो ये वैल्यू आ गई बेटा, m कट जाएगा ना, यहाँ पे m भी लिखना चाहिए था, m कट गया, तो क्या आ गया 3a अपॉन 10। क्लियर है ये चीज, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल गया। हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो हम बोलेंगे 7a अपॉन 10 कॉमा 3a अपॉन 10। जेड क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक प्लेन की, XY प्लेन की बात चल रही है, तो वहाँ पे जेड तो 0 होगा, तो जेड निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, सेंटर ऑफ मास इतना, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो बोलता है कि x दूरी है 7 अपॉन 10। 7 अपॉन 10 मतलब समझ में आ रहा है आधा से ज़्यादा है, तो आधा से ज़्यादा है तो मान लो इधर कहीं पे होगा, इधर इस लाइन पे कहीं पे ऐसा। अच्छा, ये देखो 3a अपॉन 10, 3a अपॉन 10 मतलब क्या हो गया, आधा से कम मतलब इधर कहीं पे आ रहा होगा ऐसा। कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास। एक चीज गौर करना यहाँ पे कि जिधर मास ज्यादा होता है, देख रहे हो, देखो नीचे ज्यादा था, ये दोनों मिला के 7 थे, ऊपर में क्या था 2 और 1 3, तो जिधर ज्यादा मास होता है ना, सेंटर ऑफ मास उधर ही झुकने लग जाता है। यहाँ पे देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इधर है कितना 2 3 और 2 5, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4 और 1 5। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 7a अपॉन 10 कॉमा 3a अपॉन 10। कैलकुलेशन एक बार चेक करना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई तो बेटा उसको सुधार लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे चीजें आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चलिए कॉपी कीजिए इसको। अच्छा, एक छोटा सा करेक्शन है, देखो m3 की वैल्यू जो है बेटा, m3 मतलब थर्ड मास की वैल्यू m है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया था 3m गलती से, तो इसको एक काम करना, इसको सही कर लेना। यहाँ पे आ जाता है 5m, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a अपॉन 2, मतलब a अपॉन 2 आ गया, ठीक है। सो दिस इज a अपॉन 2, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था, तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए a अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट आना चाहिए a अपॉन 2, सेकेंड सही है आई थिंक, देख लो। तो यहाँ पे आएगा 3a अपॉन 10, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ओके, मतलब ये बीच में कहीं पे लाइन आएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई। हाँ, नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सब जगह मास जो है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास m और यहाँ पे भी m है। तो आप बोलता है कि यहाँ पे पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, और वैल्यू भी बता दीजिएगा, वैल्यू 3m होगी वैसे। एनीवे, तो हम लोग पोजीशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए पोजीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लेते हैं फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट से हर जगह का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट कितना बताइएगा, बताइए। तो हम बोलेंगे भाई इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, जिसको हम फिक्स पॉइंट मानते हैं उसको मान लेते हैं कि वो ओरिजिन है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को बोला जाता है कि ओरिजिन पहले सेलेक्ट कीजिए, तो यही है ओरिजिन। अच्छा, हम बोलेंगे ये दूरी क्या हो गई, ये वाला दूरी, तो आप क्या करो कि यहाँ से ना दूरी निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, ये दूरी। तो यहाँ से अगर हम दूरी निकालें तो क्या बोलेंगे कि ये इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो क्या आप यहाँ से, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस इज 60 डिग्री, ये ए है, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट, ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बताता हूँ। देखो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लगा लो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाइपोटेनियस नीचे लिखाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली दूरी आ जाएगी, मतलब इसको मान लेते हैं x1, ठीक है। x1 मानना ठीक रहेगा क्या, चल कुछ भी मान ले, यहाँ पे मान लेते हैं p दूरी कितनी आ जाएगी, तो p हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p अपॉन a, और a p इज इक्वल टू आ जाएगा a/2, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है a/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा a/2। तो अपना x कितना आ गया a/2। y की बात कर लेते हैं, y कितना आएगा, देखो y के लिए साइन लगा लो, तो हम बोलेंगे साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये दूरी मतलब क्या मान लो इसको, z मान लूँ, चलो z मान लेते हैं, q मान ले ना, चल q मान ले, तो हम बोलेंगे q अपॉन हाइपोटेनस क्या है a, तो q कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई cos 60 की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए 3/2, यहाँ पे आ गया q अपॉन a। सो q कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3a/2, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे a। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ रहा है। अच्छा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे ये भी तो x एक्सिस पे है, देख रहे हो ये x एक्सिस है, और ये अपना क्या हो जाता है y एक्सिस, तो हम बोलेंगे ये दूरी हो जाएगी x एक्सिस पे y होता है 0, एंड ये दूरी है अपनी a। तो हमको सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब मैं इसको अलग पेन से ना 1 2 3 लिख देता हूँ कि कौन सा 1 मान रहे हैं, ये मान रहे हैं 1, ये मान रहे हैं अपन 2, और ये मान रहे हैं मान लीजिए 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला अपना याद है आपको,
ब्लैक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, तीनों मासेज का सम, m1 प्लस m2 प्लस m3। कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहला मास को तो आप ओरिजिन पे माने हो, तो इसका x1 कितना है, 0 है, तो मैं लिख देता हूं 0। दूसरा है m2 किसको माने हो आप, इसको माने हो, तो m2 इंटू क्या बोलेंगे, m2 इंटू a बोलेंगे। और तीसरा अपना m3 है, ध्यान से m3 में x वाला पार्ट कितना है, x कंपोनेंट, हम बोलेंगे a/2 है, a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा ये सारे मासेज सेम थे ना, तो हम लोग m1 m2 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे mm ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा 3m लिख देते हैं। चलो अब बताइए, a यहाँ से कॉमन लेके कट हो जाएगा और बचेगा a प्लस a/2/3, कितना आता है, हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया 3a/2 और नीचे आ गया बेटा 3 कट गया, तो हम बोलेंगे दिस इज a/2। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का, ये आ गया अपना a/2। y निकालते हैं, तो हम बोलेंगे y ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होगा वही mx1 प्लस m1 लिख दो पहले, बाद में mm सब जगह पुट कर देना, क्योंकि मासेज हर जगह क्या है, सेम है। यहां पे आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। हैंड राइटिंग खराब हो रही है क्या, चलो कोई नहीं, तो हम बोलेंगे यहां पे पहला तो ओरिजिन पे है, तो भैया वो तो 0 ही होगा। दूसरा m2 की बात कीजिए, वहां पे भी क्या है, देखो y वाला पार्ट कितना है, 0 है, तो 0 इंटू m क्या होगा, 0 ही होगा। लास्ट अपना है √3/2, y की वैल्यू यही है ना, √3/2, साथ में a भी है, और मास की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई 3m क्योंकि टोटल मास 3m है, ये कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया √3a/2, नहीं 3 2 जा 6 आ गया। तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो गया सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, हम बोलेंगे a/2, 3/√3/6a, यहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मासेज भी अगर सब जगह सेम है, तो ये आप याद भी रख सकते हो ये वैल्यू। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ना, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, या हमारे पास एक क्यूब है, और यहाँ पे है ना सारे मासेज दिए हुए हैं कि यहाँ पे है 2m, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है m, और बाकी हर चीज़। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एक और चीज़ कि ये जो है ना, ये भी हम लोग को दिया हुआ है कि a है, ये यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि दिस इज a, यहाँ पे भी a, हर जगह a है। ओके, अब चूंकि ये क्यूब है, तो क्यूब में हर साइड क्या होता है, इक्वली होता है, तो हमने यहाँ पे हर जगह लिख दिया कि भाई ये हर जगह क्या है, a है। कहीं पे छूट गया तो वहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि ये a है। मासेज कैसे कैसे हैं देख लो एक बार ध्यान से। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि x ऑफ COM चाहिए, सिमिलरली y और z भी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट मास किसको मान ले, जो भी मास मानोगे ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मानने में बहुत कंफ्यूजन होगा ना, कि सब जगह नंबर वगैरह लिखने पड़ेंगे, फिर हम वही नंबर को समझ लेते हैं उसकी वैल्यू, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं जो भी मास लेंगे, सबसे पहले तो आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा फिक्स पॉइंट, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारा ऑरिजिन है, ये वाला ये। तो हम बोलेंगे यहाँ से हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है। अब उसके अकॉर्डिंगली सबका एक कोऑर्डिनेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट भी हम लिखेंगे नहीं, हमको जो जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये 2m के बारे में बताइए। ठीक है, ये 2m के बारे में, तो हम बोलेंगे ये जो 2m है, इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना होगा, x और y दोनों ही 0 होंगे, तो x लिख देता हूँ 0। अच्छा, ये 2m के बाद ये 2m की बात कर लेते हैं। ये 2m का क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा कितना, x को कितना होगा, x होगा a, तो हम बोलेंगे 2m इंटू a। अगेन किसकी बात करूं मैं, इसकी बात कर लेता हूं। ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये भी होगा x कितना 0, तो हम बोलेंगे 2m, और यहाँ पे हो गया 0। समझ रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, इसकी बात कर लीजिए, ये 2m की, सारे 2m वाले की बात पहले कर लीजिए। तो हम बोलेंगे ये 2m हो जाएगा a दूरी पे, x से a दूरी पे, मतलब ऑरिजिन से x की तरफ a दूरी पे। ओके, और किसकी बात करनी है, अब हम सारे a वाले की बात कर लेते हैं। चलिए a वाले की बात कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे m की बात करेंगे। तो ये जो है ये वाला m, ये कहाँ पे है, ये y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे x दूरी कितनी होती है, 0, तो हम बोलेंगे m इंटू 0। अगेन अब किसकी बात करोगे, आप इसकी बात कर लीजिए, ये वाले m की। तो ये m x दूरी कितनी है इसकी, तो हम बोलेंगे a दूरी पे, तो हम बोलेंगे m इंटू a। अच्छा, ये वाला m कितना है, तो हम बोलेंगे ये भी a दूरी पे है, m इंटू a। और क्या हो गया, हम बोलेंगे ये m कितना है, तो हम बोलेंगे वो तो 0 दूरी पे है, मतलब 0 हो जाएगा।
नीचे टोटल मासेज का सम आपको करना है, तो टोटल मासेज देख लीजिए कितना हो गया, पीछे है 4m और आगे है 8m, तो वो हो गया 12m। ठीक है, तो m कॉमन लेके आप कट भी कर सकते हो, तो हम यहां पे आ जाएगा अपने पास कितना, देख लो यहां पे आ गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये तो 0 है ही, ये भी 0 है, तो हम बोलेंगे ma 2ma और 2 और 2 4ma, तो यहां पे आ गया 4ma अपॉन 12m, तो ये mm कैंसिल, यहां से आ गया a अपॉन 3, तो x कितना मिल गया हमको सेंटर ऑफ मास, a अपॉन 3। y हम लोग उसी तरीके से निकाल लेते हैं, बताइए y कितना होगा, फर्स्ट किसका ले ले, पहले 2m वाले का ले लेते हैं, 2m वाला जो है यहां पे ये जो है उसका y पार्ट कितना है, हम बोलेंगे 0, फिर से इसका भी y पार्ट कितना है, हम बोलेंगे फिर से 0, ठीक है, और ये m का भी कितना हो गया, ये m का भी है 0, और नीचे वाला जो ये वाला m है, ये इसका भी कितना हो गया, ये भी है 0, y दूरी कुछ है ही नहीं, ये चारों का y दूरी है, तो हम बोलेंगे ये चारों का y दूरी a है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2m इंटू ए प्लस अगेन 2m इंटू ए प्लस m इंटू ए प्लस m इंटू ए डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है, हम बोलेंगे 12m, वो तो नहीं बदल रहा है। अब देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चार हो गया, अब यहाँ पे कितना आ गया, 2 और 2 4 5 6, तो हम बोलेंगे 6ma अपॉन 12m, mm कैंसिल, यहाँ से ये हो गया 2, तो हम बोलेंगे दिस इज a अपॉन 2, y मिल गया। नाउ z ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल लीजिए। z के बारे में क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले पीछे वाले को देख लो, तो पीछे वाले को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे m इंटू जो होंगे वो 0 ही होंगे, क्योंकि समझ वही प्लेन पे है और z तो आगे या पीछे होता है, तो हम बोलेंगे वो पार्ट हो गया 0, ये भी आ गया 0, यहाँ भी आ गया 0। अब बात करते हैं 2a की, तो जितने भी 2m है ना वो सब a दूरी पे हैं, तो हम बोलेंगे 2m इंटू ए अगेन 2m इंटू ए अगेन 2m इंटू ए और एक आखिरी बार 2m इंटू ए, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग 12m, तो यहाँ पे आ गया 12m। ओके, अब कितना आ जाएगा, 2 4 6 और 8, हम बोलेंगे 6ma अपॉन 12m, mm यहाँ से कैंसिल, 4 से 2 जा 4 से 3 जा, तो आ गया 2a अपॉन 3। तो अब बताइए सेंटर ऑफ मास का जो अपना कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, हम बोलेंगे a अपॉन 3 कॉमा a अपॉन 2 कॉमा 2a अपॉन 3। तो इस तरीके से क्या करना है ना, आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का मतलब है कोऑर्डिनेट, आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि नोट एक बना के रख लीजिए वहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम जो होगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे m1, यहाँ पे हमारे पास m2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। तो ध्यान रखिए इधर से अगर आप देखोगे तो कैसा आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई हमने एक को क्या मान लिया होता है, ओरिजिन, तो हम क्या बोलेंगे m1 इंटू ओ, मान लीजिए इसको हमने मान लिया ओरिजिन, तो हम क्या बोलेंगे m1 इंटू ए ओ मतलब 0, m2 इंटू क्या r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही बनेगा ना आपका फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे m2 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया अपना शॉर्ट ट्रिक। मतलब जिधर से आपको चाहिए, जिधर से आप उम्मीद कर रहे हैं, मतलब जिसको आप ऑरिजिन मान रहे हो उसका दूसरा वाला मास ले लेना, दूरी ले लेना, और नीचे दोनों मास का एडिशन। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से ना हम कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि यहाँ पे है 3 किलो, यहाँ पे है हमारे पास 5 किलो, ठीक है। अब बोलता है कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 है। तो कर लो। अगर आप इधर से बताना चाहते हो कि लिखेंगे फ्रॉम 3 की तरफ से दूरी, मतलब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, आप बोलोगे 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8, मतलब कितना आ गया 2.5। खत्म हो गया कहानी। कहां से, 3 से 2.5 मीटर की दूरी पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। यही बात हमको बतानी थी, है ना। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे बोला हुआ है कि देखो ये बुक में आपको बहुत जगह दिखाई देगा, टी बना हुआ है, टी फॉर ट्री, ओके, टी बना हुआ है। तो बोलता है कि ये दूरी है अपनी L/2 और या ऐसे दिया हुआ होगा, दोनों की लेंथ ना L है दिया हुआ, ओके, दोनों का लेंथ कितना है, L और L। तो आप बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे बीच में, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ये भी बीच में। तो ये गैप कितना हो गया, ये गैप हो गया L/2। मान लीजिए इसका मास m था, इसका मास भी m है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दो पार्टिकल आ गए, दो पार्टिकल है जिसका मास यहाँ पे दोनों के बीच का दूरी कितना है L/2, यहाँ पे मास कितना है m, यहाँ पे मास कितना है m। तो आप बता सकते हो शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा। तो हम बोलेंगे अगर आपको ऊपर से चाहिए, यहाँ से इसको ओरिजिन मानना है, तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे m इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी, L/2 डिवाइडेड बाई 2m। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। 2m/1 लिख देते हैं, क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन से m और m कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा L/4 पे।
L/4 मतलब कहाँ पे, तो ये दूरी यहाँ पे बीच में कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करने से ना आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। वैसे कर तो आप वैसे भी लेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट से भी कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो ओके, लिखो इसको। अब देखिए अगला सवाल अपने पास क्या है, बोलता है कि एक हमारे पास क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड को हमने क्या कर दिया, हमने बीच से ऐसे कट कर दिया, और ये वाली लेंथ जो है वो L/2 है, ये भी लेंथ अपना L/2 है, पूरी लंबाई L थी। इसकी डेंसिटी दिया हुआ है ρ1, इसकी डेंसिटी दिया हुआ है बेटा ρ2। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आपको बतानी है। करें, देखिए सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक है, तो हम बोले दो ब्लॉक है तो उसका मास कहाँ पे होना चाहिए, बीच में कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे। अगर मैं इस फेस की बात करूँ तो यहाँ पे L/4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये L/4, यहाँ पे भी आ गया L/4, L/4। अच्छा मासेज कितने हैं, तो मान लीजिए मास अपन इसका मास मान लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे M1 M2 हमने लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा इसकी डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है, यही है अपना काम। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपना जो आएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अपना देखते हैं कितना आता है। तो देखो सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इसका यहाँ पे बीच में। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हमको चाहिए ये दूरी। तो क्या आप ये दूरी निकाल सकते हो? देखो इतना दूर कितना, पूरा L था, देखो पूरा L था, L में से क्या माइनस कर लो, तो L/4, और इधर से भी L/4 माइनस कर लीजिए, सही है। तो L/4 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे L/2 बचेगा कि नहीं, ये दूरी। तो ये दूरी हो गई अपनी L/2। ओके, अब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका था, आपने बोला कि सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये है सर कि आप एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट को मान लेते हैं अपना ऑरिजिन। तो ऑरिजिन अगर इसको मान लिया हमने, इसको ऑरिजिन मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे, पहला वाला मतलब यहाँ पे आ जाएगा M1 इंटू L/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ गया M1 प्लस M2। बात समझ में आ रही है कैसे किया हमने, यहाँ पे अपने R निकाला है, R ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा अपना M1 मतलब क्या हो गया, M1 मतलब हो गया मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कौन सा ले रहे हैं अपन, ρ1 इंटू वॉल्यूम 1। यहाँ पे है L/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ का क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ρ1 वॉल्यूम 1 प्लस ρ2 वॉल्यूम 2। अच्छा वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे एरिया हर जगह सेम है, तो हम इसको बोल रहे हैं A। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम मतलब होता है लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ आ गया ρ1 के लिए लेंथ कितनी है, तो हम बोलेंगे L/2, और ρ1 लिख दीजिए पहले, और यहाँ पे आ गया एरिया, और यहाँ पे भी है L/2 डिवाइडेड बाई ρ1 वॉल्यूम कितनी है, तो हम बोलेंगे L/2 इंटू एरिया प्लस वॉल्यूम 2 जो है वो ये पार्ट कितना आ जाएगा, वॉल्यूम 2। तो हम बोलेंगे L/2 इंटू एरिया, L/2 इंटू एरिया, L/2 इंटू एरिया, हर जगह का कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा ρ1 L/2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ρ1 L/2 ऑफ ρ1 प्लस ρ2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करने आने चाहिए। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको यहाँ से दूरी, यहाँ से, तो हम बोलेंगे दिस इज R, और R क्या है, तो हम बोलेंगे R इज द डिस्टेंस फ्रॉम A पॉइंट, फ्रॉम A पॉइंट, A पॉइंट से इतनी दूरी पे क्या मिलेगा हमको, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। अब देखो सवाल हमारे पास क्या है, बोलता है कि हमारे पास 2 किलो है और हमारे पास एक 6 किलो का मास है। बोलता है 6 किलो के मास को हम 2 मीटर डिस्प्लेस करेंगे, तो 2 किलो को कितना डिस्प्लेस करें ताकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वहां जहां था वहीं रहे। तो हम बोलेंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास वहीं चाहिए आपको, तो एक फॉर्मूला समझना है। इसका फॉर्मूला ये है कि M1 इंटू R1 इज इक्वल टू होता है M2 इंटू R2, और ये R1 R2 क्या है, R1 R2 है कि डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे मास 2 हमको नहीं पता कितना डिस्प्लेस किया है, तो मान लीजिए इसको R1 है, और मास 6 किलो है जो उसको डिस्प्लेस किया गया है 2, तो यहाँ पे आता है बेटा 12, और यहाँ पे आता है 2R1। सो नाउ R1 इज इक्वल टू कितना, 6। अब सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि इफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट डिस्प्लेस्ड, देन क्या होता है फॉर्मूला, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। यही बात जो हमने यूज किया। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कहां से आया फॉर्मूला।
देखो ध्यान से कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, आपने क्या फॉर्मूला बोला था, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई क्या बोला था आपने, m1 प्लस m2, यही बोला था। अब सोचो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेस, यहां पे अगर मैं डेल्टा डेल्टा लगा दूं, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास, यहां पे हो गया m1 डेल्टा x1, यहां पे आता है m2 डेल्टा x2, यहां पे m1 प्लस m2, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया आपको? ओके, अगर यहां तक बात समझ में आती है तो क्या हो गया, यही अपना फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया अपना फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया था आप जो अभी यूज किए थे, देखो सेंटर ऑफ मास को आपने डिस्प्लेस किया क्या, नहीं, जीरो, तो जीरो इंटू क्या आ गया m1 प्लस m2, और यहां क्या आ गया m1 x1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अब देखो एक को आप इधर शिफ्ट करते हो, एक को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो, इसका मतलब दोनों में से एक क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं मान लेता हूं कि m1 डेल्टा x1 माइनस m2 डेल्टा x2। माइनस क्यों आया, समझ में आया? माइनस इसलिए क्योंकि x2 को आप दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 आएगा कि नहीं। और ये जो डेल्टा x1 है इसकी को तो हम r बोल रहे थे, r1, एंड दिस इज व्हाट, r2। तो r1 r2 क्या है, ये है डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस, कितना आपने डिस्प्लेस किया है ना, वो वाली बात है। ओके, क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा मान लो इसी में एक सवाल ले लेते हैं अपन, कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास दो मास है दिया हुआ, एक है 5 किलो और एक है हमारे पास 10 किलो, ठीक है, 10 kg। बोलते हैं कि इसको अगर हम 2 मीटर डिस्प्लेस करें और इसको अगर मैं 4 मीटर डिस्प्लेस करूं, तो फाइंड द डिस्प्लेस्ड सेंटर ऑफ मास, कितना सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, ओके, तो हम बोल रहे हैं कि भाई फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला आपने देखा अभी। और डेल्टा x मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड क्या, सेंटर ऑफ मास। ये किसकी बात चल रही है, सेंटर ऑफ मास की। तो यही तो आपसे पूछा है, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास। तो m1 कितना है, 5 इंटू 2, इसको माइनस में रख लेता हूं क्योंकि इधर जाना मतलब मैं सोच रहा हूं कि माइनस है और इधर जाना मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में किसको ले लिया मैंने, 4 इंटू 10 ले लिया, डिवाइडेड बाई क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बाई आ गया 15, 15 कैसे, 10 प्लस 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 15, 15 5 3 जा 5 से 7, सो यहाँ पे आ जाएगा 1.33, किधर 1.33, किधर, पॉजिटिव है मतलब इस तरफ, बोलेंगे टुवर्ड राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी सवाल की तरह ले लीजिएगा इसको। कहा गया, ये रहा। ओके, तो आई थिंक यहां तक मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट लेक्चर अपना यहां पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कुछ और तरीके से सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का। थैंक यू।